हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ बेसिक थियरी ऑफ कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने जो लास्ट पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन दिस वीडियो। एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आई कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट पैनिक क्यों होते हैं एग्ज़ाम को लेके, स्पेशली फॉर कॉस्टिंग एंड एफएम। तो मैंने क्या फील किया कि क्योंकि वो शुरू में वो वक्त देते ही नहीं उस सब्जेक्ट को जो उसे देना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एक छोटा सा पौधा है, लेट सपोज आपके पास रोज़ का एक प्लांट है, आपने उसे टाइम ही नहीं दिया। एंड में आप दुखी हो रहे हैं कि उस प्लांट ने मुझे फ्लावर्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि जिस तरीके से उसको आपको केयर करना था आपने नहीं किया। यही पेरेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि पेरेंट्स शुरू में अपने बच्चे पे केयर नहीं करते और एंड में बोलते हैं हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। यही टीचर्स बोलते हैं कि हमने बैच बनाया लेकिन बच्चे पास नहीं हुए। सच तो कोई बताता नहीं है, खैर बस रैंक होल्डर्स और जितने भी अच्छे मार्क्स वाले होते हैं उनके शेयर किया जाता है, लेकिन जो फेल होते हैं उनका कोई शेयर नहीं करता। और यही बात हंसलिए ना आप, अब आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। आप फेल होते हैं। 95% स्टूडेंट्स फेल इन सीए एग्जाम्स। वाई? बिकॉज जिस समय पढ़ना था ना आपने वक्त नहीं दिया। कुछ लोग सोचते हैं रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे। रिजल्ट के बाद क्यों भैया, आज क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे सर ये तो इन्जॉय का मोमेंट है, कर लो इन्जॉय। फिर रिजल्ट वाले दिन ऐसे ही आपसे एंजॉय करेगा, उसके लास्ट 1-2 महीने बचेंगे, उस समय आपका समय और आपके फैमिली वाले, आपके नेगेटिव वाले आपके साथ एंजॉय करेंगे और सपने कहीं दूर चले जाएंगे और आप बोलोगे शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्यों सीए कर रहा था। देखिए बात सीए करने की नहीं है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, तो एक ही चीज़ याद रखिए, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के, बिना हार्डवर्क के, बिना डेडिकेशन के, बिना उस चीज़ को टाइम दिए कुछ भी हासिल नहीं होता है ज़िंदगी में। लाइफ में कुछ भी आपको चाहिए तो अपना 100% उस चीज़ को देना पड़ता है। जब जब जिस इंसान ने अपना 100% दिया है, गॉड ने हमेशा उसी को जिताया है। माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये छोटा सा एग्जांपल मैंने बस इसलिए दिया है ताकि आप आज से पढ़ना शुरू करें। अपनी लाइफ को, हर एक सेकंड को अपने सपनों के लिए जिए। आप, स्टीव जॉब्स सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक लेजेंड वही है जो अपने सपनों के लिए जीता है। दूसरों के लिए मजदूरी तो कोई भी कर सकता है। दूसरों के लिए मजदूरी मतलब आप दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, सर जाए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जाए नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गेम खेलते रहते हैं आप अपने फ़ोन पे चैटिंग में सब कुछ। सर क्या ये गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि आप अपने ड्रीम को टाइम नहीं दे रहे। आप अपने ड्रीम को टाइम दो, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को टाइम दो, उसके बाद टाइम बचता है फिर हेलो हाई कर रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, गलत नहीं है। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा ही है लेजेंड बनने के लिए, अचीव करने के लिए, लेकिन उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको अपना सेक्रीफाइस, अपना हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशंस उस पर्टिकुलर फील्ड में डालनी होती है। उसके बाद आप इस लायक होते हो, यू डिजर्व एवरीथिंग। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है? एज हुई नहीं, मेहनत की नहीं, चाहिए सब कुछ और लाइफ टाइम रिग्रेट करते हो भगवान ने दिया नहीं। ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, बट पहले उसके लायक तो बनो। पहले अपना 100% तो दो, पहले अपनी तरफ से कोशिश तो करो। ये जो मोमेंट आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सीरियस होके, थोड़ा अपने ड्रीम के लिए, अपने पर्पस के लिए तो पढ़ो। रिजल्ट से पहले कितने बच्चे जो 7 to 8 आवर्स स्टडी करते हैं? नहीं करते, और रिजल्ट के बाद होती नहीं है, और फिर बस प्रेशर क्रिएट होता जाता है और आप बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने ये विघ्नता कॉस्टिंग बैच आप ही लोग के लिए बनाया, प्लीज़ सीरियस होकर इसको कीजिए। आप बाद में भी करेंगे, रिजल्ट के बाद में भी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन उससे अच्छा आज कर लो कि रिजल्ट के बाद टेंशन ही ना रहे, बस रिवीजन करना हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो टेंशन खत्म कि 200 में से हमारे 190 मार्क्स हमारे पॉकेट में है। सर गलत बोल गया मैं, कि 200 में से 90 मार्क्स हमारे पॉकेट में है तो 110 मार्क्स की वाली टेंशन रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके रिवीजन से। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी ऑन माई साइड, बट एक ट्रू टीचर और ट्रू मेंटर वही होता है जो एवरी सेकंड आपको गाइड करे आपकी सक्सेस के लिए। देखिए हमने एक बेसिक थियरी स्टार्ट की जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा। इंट्रो में हमने कहा कि देखो माइकल ई पोर्टर एक भाई साहब है जिन्होंने जेनरिक कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज बनाई, जिसमें उसने 3 स्ट्रेटजीज हमें बताई। ये आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, होने वाला है, और उसके अंदर आपका टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। सर आपने ही पढ़ा है? हाँ, मैंने ऐसे में अपनी क्लास के अंदर पढ़ाया था टॉपिक। अब देखिए पहला है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा है डिफरेंशिएशन, थर्ड है आपका फोकस और नीड्स।
जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया नाइकी के शूज़। ही डोंट केयर कि एवरीवन हमारे शूज़ पहने, बट एवरी एथलीट शुड वेयर द नाइकी शूज़। ये है उनका स्लोगन। डिफरेंशिएशन एप्पल कंपनी, वो कहता है कि भैया मैं पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, मेरी मर्जी, बिकॉज मैं वो क्वालिटी दे रहा हूँ अपने कस्टमर को कि हाँ भैया मैं आपको वो दे रहा हूँ जिसके लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ। यू फील समथिंग डिफरेंट इन यू, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, सो दैट्स वाई वी चार्जिंग टू यू। नाउ द कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप कहता है कि देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 50 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक आप मार्केट में खरीद के पे ले सकते हैं, तो 10,000 आप उसके लिए क्यों पे करेंगे? बट वही अगर आपकी कोरोना की वैक्सीन हो 10,000 की, तो आपको लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट लीडरशिप क्या कहता है कि मिनिमम कॉस्ट पे अपनी सर्विस को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, बेस्ट प्राइस पे कस्टमर को बेस्ट डिलीवर कैसे किया जाए, दिस इज कॉस्ट लीडरशिप। तो इसी की चीज़ में हमने पढ़ा था। नाउ हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि आपकी पॉकेट से क्या निकल रहा है, आप क्या खर्च कर रहे हैं और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। इट मे बी एक्सचेंज, मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया। जैसे मैंने आपको बर्थडे का एग्जांपल दिया, या फिर आपको पड़ोसी का एग्जांपल दिया कि एक पड़ोसी आपका साउथ इंडियन है और एक पंजाबी है। पंजाबी भाई साहब पनीर टिक्का बनाते हैं, वो मसाला डोसा बनाते हैं, दोनों एक्सचेंज देते रहते हैं। आपको लगता है फ्री में हो रहा है, फ्री नहीं हो रहा, कॉस्ट है। क्यों आपके पनीर टिक्का सबको क्यों नहीं मिलते, बस पड़ोसी को क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो भी आपको कुछ दे रहा है। तो मैंने कहा एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज कॉस्ट, जब तक आप कुछ देंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस लेक्चर्स को टाइम दीजिए, वीडियो को लाइक करके अटेंशन दीजिए, कमेंट में जाके बोलिए हाँ सर मुझे सीखने के लिए मिला, मुझे भी खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं आपके लिए 10,000 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। और इसलिए दे रहा हूँ कि वो हर एक बच्चा इस बार ये ना कहे कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा ये कह पाए मैं कर पाया, मैं कर पाया। दिस इज कॉस्ट, ओके। फिर मैंने नाउन और वर्ब के तरीके से आपको बताया। मैंने इसमें आपको दो एग्जांपल दिए कि एज अ नाउन आप कह सकते हैं कि कस्टमर के एंगल से, एज अ वर्ब आप कह सकते हैं कि बिजनेस के एंगल से। मैंने एग्जांपल दिया कि भैया मैंने आईफोन बनाया तो मेरी 1 लाख की कॉस्ट कैसे हुई, मैं 1 लाख रुपए क्यों कस्टमर से चार्ज करूँ, इसके पीछे जो आपने पता लगाया एज अ वर्ब। कस्टमर बोल रहा है मैं आपको 1 लाख रुपए एप्पल के लिए क्यों दूँ, तो आपको क्या मिल रहा है, वो है एज अ नाउन। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे सीखी थी। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहते हैं, इसमें देखो कुछ स्टेप्स थे, मैंने स्टेप्स के तौर पे बताया था। ये शुरुआत कैसे होती है, प्रोसेस बिगिंस, बिगिंस होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग की वो प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस दे आर कैलकुलेटेड कि इनकम हुई तो कैसे हुई, खर्चा हुआ तो कैसे हुआ। और एंड कैसे होता है, प्रेजेंटेशन से होता है, रिपोर्टिंग से होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एट द एंड कॉस्ट कंट्रोल की कि नहीं की, हमारे खर्चे तो नहीं बढ़ाए आपने। ओके, नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो पहली बात कि ये दुनिया को बताने वाली चीज़ नहीं है, दिस इज इंटीग्रल पार्ट और बिजनेस फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके बाद हमने कॉस्ट मैनेजमेंट की बात की। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो कॉस्ट मैनेजमेंट हमने देखा इट इज एप्लीकेशन, क्या अप्लाई कर रहे हैं आप। मैं कर रहा हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई, एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, जो भी डाटा अवेलेबल था उसका, उससे मुझे क्या मिलेगा, प्रोवाइड यानी क्या मिलेगा, मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से और जिसके साथ मैं प्लान कर पाऊंगा, मॉनिटर कर पाऊंगा, कंट्रोल कर पाऊंगा अपनी कॉस्ट को। दिस इज कॉस्ट मैनेजमेंट। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने अब तक पढ़ा। तो आगे बढ़ने से पहले गणपति जी को याद कर लेते हैं। ओम गम गणपति नमः। हे गणपति जी, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, कृपया करके मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए, रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में आपकी तरह शार्प माइंडेड होके हर सिचुएशन को समझ पाऊँ, एवेल्यूएट कर पाऊँ और सही डिसीजन मेकिंग कर पाऊँ। मुझे भी आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान करें। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो। तो हे सरस्वती माँ, आप ज्ञान की देवी हैं, मुझ पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दे कि आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा भी ज्ञानी हो, अपनी नॉलेज से अपनी लाइफ को, अपने एग्ज़ाम को मैं एक अच्छे लेवल पे ले जा पाऊँ। अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें। चलिए, हमने प्रेयर भी कर ली, और प्रेयर क्यों करते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है सर, आपने इसके लिए भी तैयारी कर रखी है जी? आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन यानी हम कॉस्ट को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन मतलब कॉस्ट को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन
ऑन द basis of nature and elements. Cost classification on the basis of nature and elements, यानी हम नेचर एंड एलिमेंट्स के हिसाब से कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं नेचर एंड एलिमेंट्स के। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मतलब कॉस्ट कितने टाइप की होती है किसी भी बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो ये कहता है कि देखो जो आपने एलिमेंट का नाम लिया तो एलिमेंट के हिसाब से 3 टाइप की कॉस्ट होती है। एक आपका होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसेस। इन सभी के साथ एक वर्ड और ऐड होता है, दिस इज डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि लिखने से बात बनेगी नहीं, ठीक है। और मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। एक बार कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आपने हेडिंग क्या दी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हेडिंग दी, हेडिंग है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, जिसमें मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस सीखना है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। आपका नाम है मान लीजिए राजू, आपको किसी लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम है मोनिका, ओके। मोनिका के साथ आप डेट पे गए, आपने सोचा अच्छे घर की लड़की है, उसको कहीं अच्छी जगह ले चलते हैं, तो आप उसे 5 स्टार होटल में ले गए, ठीक। आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार से शाही पनीर बना के खिलाती थी, आपने सोचा कि चलो आज मोनिका को शाही पनीर खिला के इम्प्रेस करता हूँ, ठीक है। एज अ आर्टिकल आप गए, आपने जब वहाँ पे ऑर्डर किया तो उसका प्राइस आपने चेक नहीं किया, लेकिन 2500 रुपीज़ की शाही पनीर थी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। अब जब मोनिका दीदी के साथ, सॉरी मेरी दीदी आपकी दोस्त, ठीक, मेरे लिए हर लड़के सिस्टर, ठीक, आपकी दोस्त। अब आपने शाही पनीर और 2 रोटी चावल वगैरह जो भी खाया, आप बहुत खुश हुए कि यार टेस्ट तो बहुत बढ़िया था। अब जब बिल आया तो बिल 2500 रुपये की तो आपकी शाही पनीर थी, 2500 रुपीज़ की शाही पनीर थी। उसके बाद रोटी वगैरह जो ब्रेड्स आपने ली थी, चपाती वगैरह 500 रुपीज़, 3000 तो यही हो गए। राइस वगैरह ओवरऑल कंक्लूड करके 4000। आपने बोला आइला अपन का स्टाइपेंड इज 4000 रे बड़ा, और 4000 का बिल ही छा गया, ए अपन क्लेम करेगा रे बाबा। तो बोली क्या, मोनिका बोली क्या हुआ स्वीट हार्ट। अब खाना खा लिया, थोड़ा प्यार बाहर आता है ना, कहते हैं इंसान का दिल उसके पेट से शुरुआत होता है, तो जैसे जैसे पेट भरा थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ी, स्वीट हार्ट क्या हुआ क्यों भरी है, तो आपने दे तो दिया उसको 4000। अगले आप तो ऑडिटर, हाँ आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, सीएमए का कोर्स कर रहे हैं, यू आर सो इंटेलिजेंट। अब आप अगले दिन आए, आपने बोला ए बता 2500 रुपये की शाही पनीर कैसे हुई। तो उसने बोला सर पनीर मिले था, पनीर पनीर, हाँ आपने बोला हाँ पनीर मिला ना सर, मटेरियल कॉस्ट। अरे मतलब पनीर उसमें मटेरियल है क्या, हाँ जो चपाटी मिली दिस इज मटेरियल, जो आपको राइस मिले दिस इज मटेरियल, ओके। मतलब मटेरियल यही सब होता है क्या, हाँ। अब और एग्जांपल देता हूँ, आईफोन मिला, इसका जो कैमरा है वो मटेरियल है, इसमें आपका जो भी बॉडी पार्ट है सब मटेरियल है, ओके। यानी वो कॉस्ट मटेरियल की जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये आपके लिए मटेरियल है। सर एग्जांपल और एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए ये कोर्स आपने मेरे से 11000 का बाय किया, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इट्स ओके। बात ये मत सोचना ये फ्री करा रहे हैं, फ्री नहीं करा रहे, ये जैसे कहते हैं ना, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपके पास जो भी हो आप उसका 10% लोगों को डोनेट करो। तो पैसा डोनेट करने का क्या फायदा, मैं नॉलेज ही डोनेट कर रहा हूँ। वो जो भी डोनेशन है हो सकती है, जैसे एक टीचर, अगर मैं यही मान लीजिए 11000 किसी मंदिर में दे दूंगा तो सबका फायदा नहीं होगा, बट मान लीजिए मैं 2 लाख 3 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये बैच आपको दे दूंगा, मेरा ज़्यादा फायदा है, मुझे दुआएं मिलेगी यार। और दुआओं से जो काम होता है वो पैसों से कभी हो नहीं सकता, समझो इस चीज़ को। तो अब मान लीजिए मटेरियल, अब मान लीजिए मैंने आपको ये 11000 का दिया, अब 11000 में मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कल के एग्जाम्पल में, मान लीजिए 2000 की बुक हो गई, ठीक है, आपको 2 मॉड्यूल मिले 1000 1000 2000, ओके। मटेरियल कॉस्ट तो पर स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ क्या कितना मटेरियल लगा, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे उतनी ज़्यादा बुक्स लगेंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने कम होंगे उतनी बुक्स कम लगेगी, मटेरियल कॉस्ट, ओके। ना सर बुक्स तो अब तक आपने दिखाई नहीं, अरे यार जरूरत नहीं पड़ी ना अभी,
अभी थ्योरी चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में भी थ्योरी चलेगा, तब जाके थ्योरी पार्ट खत्म होगा, फिर हम लेबर कॉस्टिंग शुरू करेंगे। लेबर कॉस्टिंग में मुझे 2 से 4 लेक्चर तो लेबर की थ्योरी में लगेंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद क्वेश्चंस के फॉर्मेट चालू होंगे अराउंड 3rd या 4th कॉन्सेप्ट से। तब बुक की जरूरत पड़ेगी, तब आप देखोगे मेरी बुक, मेरी इन द सेंस विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक, उसका नाम ही है विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक, ठीक है। तो मटेरियल क्या है, वो बुक्स, वो पनीर जो आपने मोनिका को खिलाई, वो मटेरियल कॉस्ट है। ओके सर, लेबर कॉस्ट कहाँ से आया 2500 रुपये का शाही पनीर में? अच्छा, अब मैं दोनों एंगल्स देता हूँ, मैं अपने एंगल से भी देता हूँ और मोनिका के एंगल, आई मीन राजू भैया और मोनिका की स्टोरी, ठीक है। राजू भैया आपने दिखा है हेरी फेरी में कितने दिलफेक इंसान है। लेबर, तो सर शाही पनीर जो आपकी बनी, आपको वो तो दिख रहा है पनीर, बट उसमें लेबर भी तो है, जिसने, अब ऐसा थोड़ा ना पनीर खरीद के लाए और शाही पनीर रेडी हो गया, उसके पीछे टैलेंट भी तो लगा है। उस एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 तो 60,000 रुपीज़ होगी 5 स्टार होटल में, जो वहाँ का शेफ होगा। तो वो टैलेंट जो उसने लगाया, ये इसे डाला पनीर, उसके बाद जो भी उसने किया, तो वो लेबर कॉस्टिंग कहाँ आपने चार्ज की? अच्छा सर, तो कितना सर, 500 रुपये का मान लो पनीर हो गया, ठीक, 500 रुपये का मान लीजिए आपका लेबर हो गया, तो सर अभी भी 1000 रुपये का ही शाही पनीर होना चाहिए ना, 2500 का क्यों दिया? एक्सपेंसेस सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस? अरे जो शाही पनीर हम डालते हैं ना, उसमें 1 चम्मच हम देसी घी डालते हैं। सर आपको पता है क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में अभी मैंने पता किया 2400 रुपीज़ केजी काऊ का घी मिलता है। अभी मैंने आसपास पता किया, लेने नहीं गया मैं, आप भी पता करना कितना मिलता है। एक दिल्ली में जगह है चांदनी चौक साइड, वहाँ कोई पंजाबी सर हैं हमारे, सिख साहब, वो 5000 रुपीज़ काऊ का घी देते हैं सिर्फ 1 केजी का। और मेरी इच्छा है कि जब मेरी बुक सेल होगी ना, ये सारी बुक आपकी सेल होगी ना, मैंने 1000 स्टूडेंट्स को सोचा है, तो मैं अपने मंदिर के लिए स्पेशल वाला घी लेके आऊँगा। भगवान को दिया जलाता हूँ 24 आवर्स, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने भगवान के लिए उस वाले घी से जलाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपने भगवान को बेस्ट दूँ। तुम ना अपने भगवान की, अपनी सरस्वती माँ की, गणेश जी की पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करते, जिस दिन करोगे ना कोई समस्या नहीं होगी लाइफ में। लेबर कॉस्ट, तो उस भाई ने जो टैलेंट लगाया ना, उस टैलेंट की कॉस्ट। अच्छा सर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2000 रुपये आपका ये हो गया, ओके सर, आपकी कॉस्ट 11,000 में, सर मेरी कॉस्ट मान लीजिए 4000 रुपीज़। सर 4000 कैसे? ओके चलो कैलकुलेट करते हैं। 4000 रुपीज़ मैंने आपसे फीस ली, मान लिया 11,000 के बैच में 4000 हमारे हो गए लेबर चार्जेस। सर 4000 को ज़्यादा नहीं ले रहे पर बच्चों के हिसाब से, रुकिए 1 मिनट अभी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको 100 लेक्चर्स दिए, तो 100 अगर लेक्चर्स दिए तो पर लेक्चर की कॉस्ट आपको सिर्फ 40 रुपीज़ पड़ रही है, और 40 आवर्स में 40 रुपीज़ के हिसाब से मैं आपको 1 आवर पर लेक्चर टीच कर रहा हूँ। तो अब बताइए क्या ये ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है आपको? सर फिर भी ज़्यादा है, आप तो बहुत कमा रहे हो। अरे भाई, मैं कहीं नौकरी भी करूँगा ना, स्कूल में भी पढ़ाऊँगा तो 4 से 5 लाख रुपए कमा लूँगा, कॉलेज में भी जाऊँगा तो 4 से 5 लाख रुपए कमा लूँगा, मेरी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना भाई। सर ऐसा क्यों? अरे 5,000 रुपये भगवान को देसी घी देना है, सोचो। और देसी घी कितना चलता है पता है तुमको? 3 दिन चलता है मुश्किल से, एक देसी घी काऊ का मुश्किल से 3 दिन चलता है, अगर आप 24 आवर्स उसको यूज़ करते हैं बड़े वाले दिए में। सर आप तो पूरा अकाउंटेंट सिखा रहे हैं, मैं आपको हर एक चीज़ सिखा रहा हूँ ताकि इमोशनल कनेक्ट कर पाए आप मुझे। तो सर ये हो गया क्या? हाँ ये हो गया। सर बाकी का खर्चा कैसा? अच्छा ये बताओ, तो मोनिका के साथ, अब देखो मैं बोलूँगा तुम शर्माना मत, जो ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे थे, अच्छा लग रहा था कि? हाँ अच्छा लग रहा था। सोफा कैसा था? सर बहुत बढ़िया था सर। अच्छा जब बोले थे वेटर, तो उसको जो बुलाए और बोले यस सर हाउ आई कैन हेल्प यू, अच्छा लगा कि नहीं लगा? उसके सामने इंप्रेशन, हाँ भाई तुम बहुत बढ़िया, हाँ सर अच्छा लगा। अच्छा वहाँ हवाएं कैसी चल रही थी? सर बहुत बढ़िया सर, एकदम चिल्ड, मज़ा आ गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, पानी कैसा था? सर एकदम बिस्लेरी, बहुत बढ़िया पानी था। सर वहाँ ऑक्सीजन कैसी थी? सर बहुत बढ़िया, एकदम फुल क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आइए बताओ, ये बंदोबस्त, बुरा मत मानिएगा, तुम्हारे ससुर जी करवाए थे? नहीं सर, ये 5 स्टार होटल वाले करवाए थे, तो बचा हुआ 1500 रुपये एक्सपेंसेस उसका। अरे सर आप तो कंफ्यूज कर दिए, कंफ्यूज नहीं किया, समझिए इस चीज़ को। अब आपके लिए एसी चल रहा है, सोफे का खर्चा है, और जो भी अदर खर्चे आपको दिख नहीं रहे हैं, जैसे शाही पनीर में सिर्फ पनीर तो था नहीं, जो वहाँ पे अदर चीज़ें उसमें डली हुई थी, धनिया डली होगी, नमक डला होगा, शहद, मतलब जो भी उन्होंने घी डाला होगा, जो भी उन्होंने आपको दिया,
वो चीज़ें भी एक्सपेंसेस काउंट होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये पहला बताया डायरेक्ट के हिसाब से। डायरेक्ट क्या होता है? जो आप देख सकते हो, बता सकते हो। जो आपने अभी तक बताया सब देख सकते थे। अभी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो तुम देख नहीं पाए और वो तुमसे चार्ज की गई, उसके बारे में अभी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सर आप तो पूरा फील दे दिए। अरे यार यही तो हमारा टैलेंट है। मेरा नहीं, मतलब भगवान ने मुझे टैलेंट दिया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कभी भी ज़िंदगी में ऊपर उठना हो तो ये मत कहना कि मेरा है, उसने दिया है इसलिए तुम्हारा है। वो चाहे तो एक पल में हटा देगा और तुम दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो कभी मत सोचना मेरा है, उसने दिया है इसलिए तुम्हारा है। ओके, सबसे पहले मटेरियल, इसके बगल में हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। कुछ लोग इसको डायरेक्ट मटेरियल ही बोलते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, अभी इनडायरेक्ट की बात करेंगे। तो सर ये हुआ क्या? तो आप इसका एग्जांपल सिंपल सा लिख सकते हैं, पनीर, जिसे चीज़ भी बोलते हैं। मतलब वो रॉ मटेरियल जो कि फिनिश गुड्स मिलके तुम्हारी थाली में आया। नहीं समझे आप? रॉ मटेरियल क्या था? पनीर। शाही पनीर बन के भी तो वही पनीर आया ना। जैसे बुक्स, मैंने उसकी टाइपिंग कराई, स्पेलिंग चेक में टाइम लगवाया, उसको खूब एकदम बढ़िया सजाया, उसमें एक एक वर्ड्स चेक किया, कौन सा क्वेश्चन होगा नहीं होगा। अल्टीमेट वो रॉ मटेरियल क्या बन के मिला? फिनिश गुड्स। तो मटेरियल क्या है? जो रॉ मटेरियल लगाया गया और फिनिश गुड्स बन के तुम्हारे सामने आया, वो है मटेरियल। ओके, आइए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाए। आइए लिखिए मेरे साथ, मटेरियल which present in the finished goods, जो आपके फिनिश गुड्स में अभी भी प्रेजेंट है, या फिर फिनिश गुड्स की जगह प्रोडक्ट लिख सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, जो आपके फिनिश प्रोडक्ट में मौजूद होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, या फिर रहने दीजिए, मत लिखिए, प्रोडक्ट। और कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड इन प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, पनीर इन शाही पनीर। सॉरी एक एग्जाम्पल और दे दो। ओके, क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग। आइए एक बार समझा दूं मैं आपको। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मटेरियल क्या कह रहा है, ये देखिए समझिए इस चीज को। कह रहा है कि देखो यार, मान लो तुमने ये कपड़ा पहना है, सर आपने पहना है, हमने थोड़ा, अरे ठीक है मैंने पहना है, कैसा ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा लग रहा होगा लाइट, हाँ वैसे तो मैंने रेडीमेड लिया है, लेकिन अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ, लेट्स सपोज इसकी कॉस्ट है 1000, सर आप 1000 रुपये वाला पहनते हो, पालिका वाला। यार तुम इंसल्ट क्यों कर रहे हो यार, थोड़ा सा फीलिंग समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, हर चीज़ में दिमाग लगाना जरूरी है। अच्छा क्या बोलूँ, 10,000 खुश हो जाओगे, 1000 रुपये, ठीक, उस पर भी 30% डिस्काउंट तो मिला 700 का। ओके, अब ये बताओ 700 कॉस्ट हुई या 1000? सर 700। ओके, इसमें मेनली मुझे क्या दिख रहा है? मुझे इसमें दिख रहा है एक तो ये जो बटन्स हैं वो दिख रहे हैं, प्लस इसमें जो क्लॉथ है वो दिख रहा है, ये है मटेरियल। नहीं समझे आप? एक तो फिनिश गुड्स क्या होगा, कपड़ा दिया होगा उनको आपने, क्लॉथ दिया होगा, और ये कुर्ता बन के आपको मिला। लेट्स सपोज आई एम वेयरिंग कुर्ता दिस टाइम। ओके, सर सपोज क्या एक्चुअली कुर्ता है, ठीक है, कुर्ता मैंने पहना हुआ है, ठीक। अब मैंने उन्हें क्या दिया, क्लॉथ दिया, और मुझे क्या मिला, कुर्ता। दिस इज मटेरियल। फिनिश गुड्स के तौर पे जाता है, सॉरी रॉ मटेरियल के तौर पे जाता है और फिनिश गुड्स बन के वापस आता है। रॉ मटेरियल जाएगा, फिनिश गुड्स आएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, फिनिश गुड्स आएगा, इजीली ट्रेसेबल। आप उसको साफ साफ बता सकते हो, यही तो था जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं। शाही पनीर बन के आई, जब राजू भैया मोनिका दीदी के सामने दांत चियार रहता है, और कैसन हो, यूपी बिहार के थे हमारे राजू भैया। अच्छा, एक तो राजू भाई साहब कॉमेडियन भी हैं, आपने सुना होगा कभी कभी। तो अब मान लीजिए वो जो दांत चियार के
एकदम ही ऐसे करके, जब उनको इम्प्रेस कर रहे थे, देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मतलब जो भी रोमांटिक बात कर रहे थे। जो पैसे किस चीज़ के लिए दिए थे? पनीर के लिए, समझिए इस चीज़ को। तो वो मटेरियल है आपके लिए। एक वर्ड है यहाँ पे इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, यानी आपको साफ साफ पता है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, मुझे साफ साफ पता है मैंने पैसे किसके लिए दिए हैं। मटेरियल मटेरियल विच प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें पनीर और क्लोथ आपका बेस्ट एग्जांपल। आप इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे, रॉ मटेरियल जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है, और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड एग्जांपल क्या हुआ, जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं। हिंदी में आप क्या समझे? जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं, 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 यानी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, यानी जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं, जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं। इन प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, इसे आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल 1, पनीर इन शाही पनीर और क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग। ओके सर, अगला है सर आपका लेबर, डायरेक्ट लेबर। आपको एक बात और बताऊं, ये जो मटेरियल मैंने आपको इतना इसीलिए बता दिया ना, 8 से 12 लेक्चर, 8 to 12 लेक्चर मटेरियल का आपका एक चैप्टर है, उस पर पूरा डिवोट होगा। जो लेबर आप पढ़ रहे हैं इसमें भी 8 to 12 लेक्चर्स पूरा डिवोट होगा, पूरा बढ़िया से। थोड़ा सा छोटा है मटेरियल से, लेकिन टाइम लगता है अच्छा खासा, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय कौन है, लेबर कौन है? लेबर होते हैं वो एम्प्लॉय, जैसे मैं आपका एम्प्लॉय, सर नमस्ते सर, कैसे सर, सर प्लीज़ सर कॉस्टिंग के लेक्चर देख लो सर, मैंने बहुत अच्छे बनाए सर, मैं आपके लिए लेबर हूँ ना? सर नहीं, आप हमारे टीचर। एग्जाम्पल दीजिए, लेबर मैं ही हूँ और लेबर आप भी हैं, ऐसे ही के तभी तो मार्क्स मिलेंगे आपको, और मैं आपके लिए लेबरिंग कर रहा हूँ। लेबरिंग यानी मजदूर इंसान जो मेहनत करता है। सर मैं मजदूर हूँ, मैं अच्छे लेक्चर बनाऊंगा तभी आप देखेंगे, दोस्तों को बताएंगे, आप पास होंगे तो फिर आप लाइफ टाइम कहेंगे सर विनीत सर से पढ़े थे सर, उन्होंने फीस भी नहीं ली और हमें अच्छा पढ़ाया सर, और वो हमेशा गणपति जी और माँ सरस्वती को हमेशा प्रेयर करके पढ़ाते थे सर। तो लेबर कौन है? लेबर वो इंसान है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। साउथ इंडियन स्टेप है, ये मेहनत कर रहा है साउथ इंडियन स्टेप है, आप देखेंगे साउथ में, ये साउथ इंडियन स्टेप है जो मेहनत करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में, जिसकी मेहनत के बिना कोई काम ऑफिस में होगा ही नहीं। मान लीजिए मैं पनीर ले आके रख दिया, शाही पनीर बन जाएगी क्या अपने आप? मैं कहूँगा हे सरस्वती माँ गणपति जी प्लीज़ बना दो ना। अब मान लीजिए टीचर आपको बुक्स दे दिया, वो लेक्चर रिकॉर्ड करके ही नहीं दे रहा, पढ़ लोगे क्या? मान लो टीचर ने पढ़ा दिया, आप पढ़ ही नहीं रहे, लेक्चर्स में डाले जा रहा हूँ, बेशक अभी आपकी पॉकेट से नहीं जा रहा, आपने ना बुक से लेना टेस्ट लिया, कोई बात नहीं, आपकी पॉकेट से नहीं जा रहा, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे, क्या पास हो जाओगे क्या? तो लेबर वो इंसान है जो प्रोसेस को एंड रिजल्ट तक लाता है। वाओ यार, एक नया वर्ड ऐड किया मैंने, ध्यान सुनेगा, जो प्रोसेस को कंप्लीट करके एंड रिजल्ट तक लाता है वो होता है लेबर। आइए लिखिए, एम्प्लॉय engaged on the actual production of the product in carrying out the necessary operations for converting raw materials into finished प्रोडक्ट। हमने मेन क्या याद रखना है? नेसेसरी ऑपरेशंस वो करता है फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। वो किस लिए मेहनत कर रहा है? ताकि जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट में बन जाए। अब मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल देता हूँ। राजू भैया जब मोनिका दीदी को लेके गए थे तो वहाँ 3 टाइप के लेबर थे। पहला जिसने गेट खोला, वेलकम सर, 5 स्टार होटल में आपका स्वागत है, पहला।
दूसरा, आप टेबल पे जब बैठे और दीदी का हाथ पकड़ के, मैं तो दीदी बोलूंगा, आपकी जो भी हो सकता है आपकी भी दीदी हो, हाथ पकड़ के जब आप बैठे तब तक वेटर है, सर आप क्या लेना चाहेंगे, दूसरा लेबर, ठीक है। थर्ड लेबर रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ था, जो बिलिंग वगैरह करता है। फोर्थ लेबर जो आपके लिए पनीर को शाही पनीर में तब्दील कर रहा था। तो लेबर में भी बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन सबकी पावर, सुनिएगा, सबकी लेबर पावर ऐड होके वो सर्विस आपको डिलीवर हुई, वो गुड्स और प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ। अब लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए बनाया, एक टीम वीडियो एडिट करेगी, यूट्यूब पर डालेगी, एक टीम नोट्स बनाएगी, एक टीम आप जो ऑर्डर करोगे बुक्स आप तक पहुंचाएगी, एक टीम डीटीडीसी वाली जो ऑर्डर पिक करके आपके घर तक बुक्स देगी, एक टीम सीए भाई साहब अकाउंटिंग करेंगे, एक टीम जो हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मल्टीपल लेबर्स ऐड होके वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको डिलीवर होती है। आपको सिर्फ वो कारीगर दिख रहा है, वो टैलेंटेड पर्सन शेफ दिख रहा है जिसने पनीर को शाही पनीर में तब्दील किया, लेकिन वो सारे लेबर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको नहीं दिखाई दिए। तो इसमें वैरायटी आती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट वो जो आपको दिख गया, और इनडायरेक्ट वो जो आपको दिखा नहीं लेकिन उसने आपके लिए मेहनत की। मटेरियल में भी होता है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। शाही पनीर इज अ सॉरी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। शाही पनीर आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, जैसे कौन से उसने मसाले डाले वो आपको नहीं पता, वो आपके लिए हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है आपको? लेबर। इसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा भैया? देखो, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आर स्पेशली incurred for a particular cost object। cost object मतलब शाही पनीर, हाँ, and can be identified in economically feasible way are termed as direct expenses। आप एक्सपेंसेस समझ पा रहे हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया। कौन से खर्चे सर? हमने लेबर तो देखा कि उसने गेट खोला, उसने वो बनाया। हमने पनीर भी देखा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। हमें पानी पिलाया गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन और कौन से खर्चे हैं? मैंने आपको बताया, जो आपको एसी की हवा आ रही है, क्या उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लग रहा होगा? जो वहाँ पे क्लीन होती है, टेबल होती है, साफ सफाई मिलती है, क्या उसका खर्चा नहीं लग रहा होगा? खर्चे बहुत सारे हैं, लेकिन वो खर्चे जो आप डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि ये खर्चा मेरे लिए हुआ। जैसे आपको जो ग्लास दी गई थी, मान लीजिए वो प्लास्टिक वाली गिलास थी, वो रीयूजेबल नहीं थी, वो यूज एंड थ्रो वाली थी। तो आपको पता है कि हमने 4 जो ग्लासेस थे पिक की, एक बार कॉफ़ी के लिए या जिसके लिए भी, तो आपको पता है कि मेरे लिए ही यूज़ हुआ डायरेक्ट। लेकिन वो खर्चे जो आपके लिए स्पेशली किए गए, जैसे शेफ का टाइम आपके लिए अलोकेट हुआ, आपके लिए पनीर अलोकेट हुआ। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट, सुनिएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी खर्चा आपके ऊपर हुआ उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर दो बातें होंगी, एक तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी मैटर करता हो, पैसे उसके बदले में दिए जा रहे हो, आपको पता हो कि हाँ इतने पैसे मैंने इसके लिए दिए, और उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाओ, यानी आपकी शाही पनीर के लिए ही उस चीज को डिवोट किया गया था। ठीक है,
अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने जिस प्लेट में खाना खाया क्या वो फेंक देंगे उसे? नहीं, आपके जाने के बाद उसको साफ करेंगे, आपके पास सैनिटाइजर से उस जगह को दोबारा से साफ करेंगे। आपके लिए ही हुआ है, आप ना होते तो वो प्लेट और वो जगह गंदी नहीं होती, लेकिन वो खर्चा किया गया, डायरेक्टली बताया जा सकता है इतना खर्चा हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वो खर्चा जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के हुआ, वो खर्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। थोड़ा सा गया होगा, मैंने अच्छा खासा 30 मिनट से इस टॉपिक को दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि ये बेस है कॉस्टिंग की। कुछ लोग सोचेंगे सर इतना थ्योरी कौन पढ़ता है, हमारी टीचर ने तो कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैंने मान लिया कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन लेवल देख रहे हो आप अपना, नॉलेज लेवल इस लेक्चर को स्टार्ट हुए अराउंड 40 मिनट्स होने वाले हैं। इससे पहले का दिमाग क्या था और अब का दिमाग क्या था? अब आप उस चीज़ को सोच पा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, अब वो उसको समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है, सर मुझे समझ ही नहीं आता क्या पूछा और मैं क्या जवाब दूं। क्यों? क्योंकि आप उसको सोच नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप उसको सोचना और समझना चालू कर दोगे, क्वेश्चन की मिस्टेक्स कम हो जाएगी, और वो तब होगा जब आप सब्जेक्ट को टाइम दोगे। मैं चाहता तो एक ही दिन में कॉस्टिंग की खत्म कर देता, कॉस्टिंग थ्योरी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं चाहता हूं बेस्ट आपको यहां पे डिलीवर करना नॉलेज। आई डोंट केयर कि ये फ्री बैच है, आई जस्ट केयर कि जो बच्चा पढ़े, ऑप्शनल क्वेश्चन भी वो अपनी मर्जी से छोड़ के आए, ये बोलते हुए या फिर उसका बच ले तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे, ऑप्शन भी ना छोड़े, और लिखे कि आईसीआई चेक एनी क्वेश्चंस, आई एम रेडी फॉर ऑल। ये वाला एटीट्यूड देने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, ये बताने के बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने एक क्लासिफिकेशन देखी अब तक, ए पॉइंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एलिमेंट्स, जिसमें हमने मटेरियल देखा, लेबर देखा एंड एक्सपेंस देखा। तो ये है मटेरियल डायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट, नाउ एक्सपेंसेस डायरेक्ट। नाउ हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं बी। बी में सर अभी लेक्चर खत्म नहीं करेंगे, मुझे तो मजा आ रहा है यार, मैं तो कराऊंगा। इसमें अभी एक पॉइंट और बताऊं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने टाइम दे दिया ना, तो मुझे आने वाले चैप्टर में टेंशन नहीं होगी कि ये मैंने चीज़ आपको क्लियर नहीं की थी। मैं कोई भी चैप्टर पिक करूंगा तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है? ओके, देखिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन दी basis of traceability, traceability, cost classification on the basis of traceability। तो traceability के हिसाब से आपकी दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा समझिए। देखिए अभी तक आपने क्या देखा, डायरेक्ट मटेरियल देखा, पनीर दिख गया आपको, आपको पता है कि इसके मैंने पैसे दिए, लेकिन उसके साथ जो ऑनियन लगा, क्या आप वो बता पाए कि कितना ऑनियन मेरे लिए यूज़ किया गया, कितना मसाला मेरे लिए यूज़ किया गया, कितनी ग्रेवी मेरे लिए यूज़ की गई? नहीं, बट लगा तो है। तो जो खर्चे आपके ऊपर हुए हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कितना आपके ऊपर हुआ है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्टली। जैसे एक गाना नहीं है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, राजू भैया मोनिका जी के लिए गाना गा रहे हैं। सर आप अपनी स्टोरी तो नहीं बता रहे? नहीं भैया, राम राम राम, मैं इतने महंगे शौक नहीं रखता, मुझे शौक है किताबें पढ़ने का। मैं अपने शौक बाद में बताऊंगा, अभी वैसे ही लेक्चर लंबा हो गया है, ठीक है? बाद में बताएंगे। तो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा आइडेंटिफाई हुआ है, तो जो आइडेंटिफाई हुआ है मटेरियल, थोड़ा है बाकी इनडायरेक्ट, थोड़ा सा आइडेंटिफाई हुआ है डायरेक्ट, थोड़ा है बाकी इनडायरेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? जिस चीज को आप बता पा रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, विच यू कैन आइडेंटिफाई इजिली, इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, एंड विच यू नो कि खर्चा तो हुआ है, लेकिन किसका कितना हुआ है नहीं पता, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसके लिए आपका एक चैप्टर है प्रॉपर, ओवरहेड, और वो मटेरियल लेबर ओवरहेड
ऐसे हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लेबर, फिर पढ़ेंगे मटेरियल, फिर पढ़ेंगे ओवरहेड। ओवरहेड आपके लिए सबसे बिगेस्ट चैप्टर होगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसको हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जाके आप प्रॉपर सीखेंगे कि कौन से खर्चे होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जिस भाई साहब ने आपकी पनीर को शाही पनीर बनाया, उसके भी तो खर्चे हैं, उसको चाय पीनी होती है, उसको पानी पीना होता है, ये सारे खर्चे कहाँ कैलकुलेट होंगे? आपसे ही तो लिए जाएंगे। सर वो पानी पिएगा तो भी मैं पे करूंगा। हाँ, ऑफिस में उसके जगह प्रमाइस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस के जो भी खर्चे कहीं ना कहीं वो आपसे ही वसूले जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और ये खर्चे हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट। ओके, आइए नोट बनाते बनाते हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? मैं इसको जूम कर देता हूं, लिखिए आराम से, मेरे साथ ही लिखिएगा प्लीज। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, ये वो कॉस्टें होती हैं विच कैन बी डायरेक्टली स्लैश इजीली आइडेंटिफाइड with each individual unit produced or each job or each service is an economically feasible way। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एक नहीं 3 एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, क्लॉथ फॉर मेकिंग टी शर्ट, labor involved in saving t-shirt। Now third example, carriage inwards of raw material। ये 3 एग्जाम्पल हो गए आपके। ये हो गया मटेरियल का एग्जाम्पल, ये हो गया लेबर का एग्जाम्पल, और ये हो गया एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल। एक छोटा सा नोट लिखवाना है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखिएगा, ज़रूरी है क्योंकि फिर मुझे स्क्रीन आउट और इन करनी पड़ेगी, तो मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ। नोट लिखिएगा प्राइम कॉस्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और हर चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में आपको ये मिलेगा ये टॉपिक, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट क्या है? द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट and direct expenses is termed as प्राइम कॉस्ट। सर हम अब नहीं लिखेंगे सर, हमें ना समझाओ पहले। ओके मैं आ गया, ये लो, चलिए मैंने आपके लिए लिख लिया। अब एक बार समझाते हैं। सर डायरेक्ट कॉस्ट तो हमको पहले से पता है, वेरी गुड। क्या है ये? इकोनॉमिकल फिजिबल वे। आर दोज कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है विच कैन बी डायरेक्टली और इजीली आइडेंटिफाइड। आप बता सकते हो कि पनीर कितना है, आप बता सकते हो कि ये कपड़ा है, ये बता सकते हो ये माइक है, विथ ईच इंडिविजुअल
यूनिट, मतलब हर यूनिट के साथ बता सकते हो, हर जॉब के साथ बता सकते हो, हर सर्विस के साथ बता सकते हो। लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ का लेट्स सपोज 60 डेज मैंने आपके लिए डिवोट किए फॉर योर 40 लेक्चर्स, 100 लेक्चर्स, सॉरी 60 डेज डिवोट किए, 100 लेक्चर्स मैंने आपको दिए। बट उस 100 लेक्चर्स में 100 लेक्चर्स नहीं है, मैं आपको पढ़ाने से पहले नोट्स बनाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको जो भी पढ़ाना है मैंने लिखा है प्रॉपर कि मुझे क्या पढ़ाना है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉरी ऑन माई साइड, बट मैंने प्रॉपर बनाया है कि हाँ मुझे अपने बच्चों को ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, पहले ये वाला एग्जाम्पल बताना है, प्रेजेंटेशन में ये वाला पॉइंट पहले मार्क करना है। तो मेरा मान के चलिए 2 मंथ्स फुल मैंने आपके लिए डिवोट किए, और 2 मंथ्स अगर मैं 3 to 4 लाख कहीं से भी अर्न करता हूँ तो इस बैच की 2 मंथ के हिसाब से 4 to 8 लाख की अर्निंग होनी चाहिए मेरी। आप समझो इस चीज को बिजनेस के एंगल से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सोचता है। तो पर स्टूडेंट से अगर मैं 40 to 50 रुपीज अगर पर लेक्चर के चार्ज कर रहा हूं तो क्या गलत किया, आप समझो इस चीज को। तो ईच सर्विस, मार्क कीजिएगा इस वर्ड को, ईच सर्विस, जो इंसान सर्विस दे रहा है, लेट्स सपोज आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जनरली हमारे यहाँ क्या होता है 500 रुपीज पर पेशेंट, वो पहले सिर्फ मिलने के लिए कंसल्टेंसी के चार्ज लेते हैं, मेडिसिन वगैरह अलग से, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और भी प्राइजेस हो, रेट्स हो। जनरली मैं फैमिली को लेके जाता हूँ, अपने लिए तो मैं कभी डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, मैं अपना इलाज खुद से कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं फैमिली को कोई दिक्कत है तो चला जाता हूँ, अपने लिए मैं खुद को ठीक करता हूँ ऐसे मेडिटेशन से। तो ईच जॉब के लिए जो भी काम हुआ उसके लिए सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, आप आपके भी क्लाइंट होंगे सीए सी में सीएस बनने के बाद, अब वो आप उनकी रिटर्न फाइल करेंगे, किस बेसिस पे आप कहेंगे कि सर मेरी फीस 2 लाख रुपीज़ है, मेरी फीस 1 लाख रुपीज़ है, कैसे कहेंगे। तो इजीली आप बता सकते हैं कि देखो मैंने आपकी रिटर्न फाइल की थी, मैंने आपकी अकाउंटिंग करवाई, मैंने आपको ऑडिट करवाया, मैंने आपको ये सर्विस दी, डायरेक्टली जो आप बता पाएंगे वो, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस जैसे पर बुक, ईच जॉब पर बैच, ठीक है। ईच सर्विस जैसे कंसल्टेंसी चार्जेस, जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल है, ये है डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे क्लॉथ फॉर मेकिंग टी शर्ट, आप क्लॉथ जो भी यूज़ कर रहे हैं, लेबर इन्वॉल्व है टी शर्ट को बनाने में, टीचर इन्वॉल्व है लेक्चर को बनाने में, कैरीज इन्वॉल्व, ये है एग्जाम्पल फॉर रॉ मटेरियल। अब जैसे रॉ मटेरियल लेट सपोज बुक्स की बात करते हैं, अब बुक्स आपके घर तक पहुंची, बुक की कॉस्ट तो आपको 2000 दिख रही है, लेकिन जहां पे वो रेडी हुई वहां से मैं अपने ऑफिस तक लेके आया, उसकी भी तो कॉस्ट लगती है, एक स्टाफ चाहिए, उसकी सैलरी देनी है, वो जाएगा, वो लेके आएगा, जो भी ट्रक का ऑटो का खर्चा होगा वो पे करेगा, समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ से डीटीडीसी के थ्रू वो आपके पास जाएगी, उसका भी खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है आप ही का है, डीटीडीसी का बिल भी आप ही का है, वहां से जो आई वो भी बिल आप ही का है। डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ पर स्टूडेंट कितना कैरेज चार्जेस हुआ, समझ में आ रहा है आपको। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है, एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ेगी, पूरी कॉस्टिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत जगह यूज होगा, इसलिए मैंने इसका बेसिक इंट्रो नाम रखा है कि मैं वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा जो हर चैप्टर में यूज होने वाली है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है नेक्स्ट या नेक्स्ट विद इन 2 लेक्चर्स और 1 लेक्चर हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, इससे ज़्यादा थ्योरी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम चैप्टर के वाइज जहाँ जहाँ जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी वो डिस्कस करेंगे, जो कॉमन थियरी है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट क्या कहता है कि जब आप डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक साथ जोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, यानी सम ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर नॉन एज प्राइम कॉस्ट। मान लीजिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड होता और क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन ए डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, आपको याद रखना है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। अभी तो इसकी जरूरत पड़ता नहीं चल रही, लेकिन आने वाले चैप्टर में आपको बहुत जगह पता चलेगी जब आप कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे तो। ओके सर, लेक्चर्स 50 मिनट्स का हो गया, कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है, मैं पढ़ाऊंगा, और आपको पास होना है तो आप पढ़ेंगे। डोंट क्विट, क्विट वो लोग करते हैं जिसको लाइफ में मकसद नहीं होता, लाइफ में मकसद है तो कर मेरे भाई, रुक मत। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। अब हम अगला पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, बी, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट which cannot be identified with individual units produced, individual units produced
एक स्लैश और दे देना, सर्विस रेंडर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि देख भाई, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन जो लाइटिंग का खर्चा है मैं कैसे बताऊं कि पूरे दिन कितनी लाइटिंग यूज हुई और पर बच्चे पे कितनी लाइटिंग यूज हुई। सर बता सकते हैं ना स्टूडियो के चार्जेस के हिसाब से। अरे ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो चलता है। आप नहीं समझ रहे, स्टाफ की सैलरी कितनी लगी मैं बता सकता हूँ, लेकिन स्टाफ का फैन कितनी देर चल रहा है, कंप्यूटर कितनी देर चल रहा है, उसमें वो अपना भी चार्जर लगा के अपना फ़ोन चार्ज करेगा। जब वो लैपटॉप चला रहे तो हो सकता है वो फेसबुक भी चला रहा हो, इंस्टाग्राम भी चला रहा हो। मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा पर्टिकुलरली। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली हम बता नहीं सकते एक्चुअली कितना हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हो, भगवान है, भगवान जो जितना मानता है उतना उसको दिखता है और समझ में आता है, जो नहीं मानता उसको पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं होंगे यार, मुझे नहीं पता। समझो इस चीज को। भूत, भूत में क्या होता है, किसी को बंद कमरे में भाई डर लग रहा है, भूत है, और कोई चला जाता है, आज उसको दिखता ही नहीं। तो एवरीथिंग यह है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कितना है। तो ओवरहेड में आप सीखेंगे, आपने एक कॉस्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी कॉस्ट अकाउंटिंग में, ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे इनकम आई, किस बेसिस पे एक्सपेंस आया। इट बिगिंस विद इनकम एंड एक्सपेंस, ऑन द बेसिस कैसे आया। तो यहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट में खर्चा तो हुआ है, लेकिन इसको बांटते कैसे, अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, ये हम ओवरहेड के चैप्टर में सीखेंगे। आपको ये समझना है कि ऑफिस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लिंक नहीं करते। होते हैं लेकिन लिंक नहीं करते, लेकिन चार्ज तो करना पड़ेगा कस्टमर से। कैसे करेंगे ओवरहेड में सीखेंगे। थोड़ा सा इंट्रो और एग्जांपल्स में यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। आइए, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। सर अब इनडायरेक्ट हो गया, हाँ। डायरेक्ट मतलब वो जिसका पता है, इनडायरेक्ट मतलब हुआ है लेकिन पता नहीं है। तो इन तीनों में, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों में एक बात कॉमन है, दिस इज नॉट अ डायरेक्टली लिंक्ड। डायरेक्टली नहीं आप बता सकते, आपको आइडिया है खर्चा हुआ है, बेसिस पे हम प्रोपोर्शन, बेसिस क्या होता है ओवरहेड में सीखेंगे। एरिया बेसिस, लाइटिंग बेसिस, टाइम बेसिस, बहुत सारे बेसिस होते हैं, ये हम ओवरहेड के चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। आइए लिखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल। लिखिए, कहते हैं मटेरियल्स विच डू नॉट डायरेक्टली form part of the finished product, such as machine oil for making t-shirt, मशीन ऑयल फॉर मेकिंग टी शर्ट। एक एग्जांपल और लिखना, क्लीनिंग मटेरियल। ठीक है, ये क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं फिर आगे नोट बनाएंगे। ये कहता है कि जैसे मशीन ऑयल है, मान लीजिए ये टी शर्ट या कुर्ता जो भी आप कहें, ये जिस भी मशीन पे बना, लेबर चार्जेस तो आपने बता दिया, मटेरियल भी बता दिया, एक्सपेंस भी बता दिया कि भैया मैं आया गया लिया जो भी, लेकिन उसमें जो मशीन ऑयल डलता है वो आपने कैलकुलेट किया नहीं। फर्नीचर बना, ये फर्नीचर पे मैंने रखा हुआ है, फर्नीचर जो भी टेबल कुर्सी आप जानते हैं, टेबल है, चेयर्स हैं, जो भी आपकी मशीन्स हैं, फर्नीचर्स हैं, उसके अंदर जो नेल्स लगती हैं, कील लगती है, क्या आप वो आइडेंटिफाई बता सकते हैं किसने फर्नीचर में कितनी नेल्स लगी, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुछ तो वेस्टेज आती है, लगाई खराब हो गई फेंक दी उन्होंने, बट खर्चा तो है। यही आपको बता जा रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसमें एक ना नोट डालिए, इसमें एक ना नई चीज बताता हूं आपको, नोट। समटाइम्स the unit
of direct materials is insignificant, and difficult to assign to the product or job or services। आगे लिखिए, देन they are included in indirect material। एग्जाम्पल, nails used in furniture। Second, glue used in book binding। थर्ड लिखिएगा, salt in potato chips etc। सर अब हमें समझा दीजिए ना, क्या क्या लिखवा रहे हैं आप। एक मिनट, अभी लिख समझते हैं। देखो, ऊपर वाला समझ लिया आपने, ओके। ये क्या कह रहा है कि देखिए, कई बार डायरेक्ट मटेरियल ही होता है लेकिन इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत छोटा क्वांटिटी और बहुत छोटा उसका अमाउंट होता है, तो हम उसको डायरेक्टली दिखाना नहीं चाहते, तो हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल ही काउंट करते हैं। होता डायरेक्ट है लेकिन ट्रीट उसको इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स आप खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है कि भैया 10 रुपए में 5 चिप्स निकलेगी, पर चिप्स 2 रुपीज प्राइस, एग्जाम्पल। लेकिन उसमें सॉल्ट भी तो यूज हुआ है, क्या आपने वो सोचा कभी? कभी नहीं सोचा, आज तक कभी नहीं सोचा होगा आपने। वो क्या है, वो डायरेक्ट आप बता सकते हैं पर चिप्स पे कितना सॉल्ट लगा, लेकिन कैलकुलेट करने बैठोगे तो एक सॉल्ट की कॉस्ट कितनी होती है? 10 से 20 रुपए में आधा केजी आ जाता है, थर्ड हाफ केजी आ जाता है। और पोटैटो कितना आता है, खुद सोचो। और क्या हाफ केजी आप पर पैकेट यूज करोगे? कभी नहीं। हाफ केजी में तो आप 10 केजी पोटैटो को जो चिप्स बना दोगे। इतनी छोटी क्वांटिटी होती है पर यूनिट कि हम उसको डायरेक्ट बोलना भी चाहेंगे ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम उसको इनडायरेक्टली ट्रीट करते हैं। जैसे सॉल्ट इन पोटैटो चिप्स, ग्लू यूज्ड इन द बुक बाइंडिंग एंड नेल्स यूज्ड इन फर्नीचर। ये कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। ये अभी तो मैंने लिखवा दिया, आपको ये आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए अब इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आइए सेकेंड इसमें हम बात करेंगे इनडायरेक्ट लेबर की। देखो, पहली चीज, इनडायरेक्ट में जो भी होगा नॉट आइडेंटिफाइड इजीली, आप इसे इजीली बेसिस पे बता ही नहीं पाएंगे, ओके। तो सर किस बेसिस पे बताएंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप राजू भैया मोनिका दीदी को 5 स्टार में लेके गए, अब जिस इंसान ने पानी पिलाया आपको, वो आपको पता है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है जो डेली क्लीनिंग कर रहा है, आपके आने पे जाने पे आने पे जाने पे, आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो आपके ऊपर ही हुआ है? एक अकाउंटेंट जो डेली बेसिस एंट्री कर रहा है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो सिर्फ आप ही के लिए कर रहा है? क्या उसने 1000 एंट्री की तो आप उसकी 1000 रुपए की सैलरी को 1000 एंट्री पे डिवाइड करोगे, यानी 1 रुपीज पर सैलरी? और मान लीजिए किस दिन काम ही नहीं हुआ तो 1 एंट्री इक्वल्स टू 1000 रुपीज, ऐसा कैलकुलेट करोगे? नहीं कर पाओगे। समझिए, मैं आपको बहुत हाई लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए जिस शेफ ने आपके लिए पनीर से पनीर टिक्का शाही पनीर बनाया, ओके, अब उसको जो इंसान पानी पिला रहा है वो भी कहीं ना कहीं खर्चा आप ही का है, क्या आप उसको बता पाओगे? नहीं। इसलिए इसको बोला गया इनडायरेक्ट लेबर। लेबर काम तो कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट। ओके, आइए इस पे नोट लिखते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। लिखिएगा, लेबर कॉस्ट incurred for supervisors, maintenance workers, watchmen,
sweepers, storekeepers, directors, salesmen, office and clerical staff, accounts and personnel department, employees, etc. ओके, अब ये देखो, जितने भी लोग कभी ऑफिस गए होंगे उनको ये सब पता होगा, लेकिन जो डायरेक्टली नहीं गए हैं, जो घर पे अभी स्टडी कर रहे हैं, उनको नहीं आइडिया होगा। बट डोंट वरी, मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ, थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ। सुपरवाइजर है, जो काम को देख करता है कि कौन सा काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस है, जैसे एसी खराब हो रहा है या कोई मशीन खराब हो रही है, वो लोग। वर्कर्स है, सारे इंप्लॉई जो भी आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन ऑफिस में काम करते हैं। वॉचमैन है, यस साहब, कम इन साहब, आपके लिए गेट खोलना, गेट बंद करना। स्वीपर्स है, जो वहाँ की सफाई करते रहते हैं। स्टोर कीपर्स, जो देखते हैं कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, कौन लेके जा रहा है, किस डिपार्टमेंट के लिए लेके जा रहा है। डायरेक्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। सेल्समैन है, जो बोलते हैं कि सर ये वाला आपको लेने पे ये वाला ऑफर चलने वाला है। ऑफिस एंड क्लरिकल स्टाफ्स हैं, अकाउंट के डिपार्टमेंट्स के लोग, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट आपने पढ़ लिया। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट पढ़ लीजिए मेरे साथ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहली चीज़ तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट जब भी आ गया, यानी ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, लेकिन आपके ऊपर खर्चा हुआ है। अब जैसे ऑफिस के एसेट्स हैं, ठीक है, लाइटिंग है, हीटिंग है, ठीक है, फैक्ट्री में जो भी प्लांट यूज़ हो रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन है, आउटवर्ड इंश्योरेंस है, रेट्स पे हुए, टैक्सेस पे हुए, सारे पे हो रहे हैं। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, लेकिन हुआ आपको दी जाने वाली सर्विस, गुड्स और प्रोडक्ट के लिए ही है। इसलिए ये खर्चा कहीं ना कहीं आपसे ही चार्ज किया जाएगा, लेकिन आप पे डायरेक्टली ये खर्चा लगता नहीं है। ओके, आइए लिख लीजिए इसको, मैं नोट करवा देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स, फैक्ट्री, रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री का जो भी रेंट और रेट्स है, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स नहीं लिखते, आउटवर्ड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आउटवर्ड लिखना प्लीज, आउटवर्ड्स। ठीक है, और इसके आगे लिखना इंश्योरेंस। आप कोई भी सामान बाहर भेजते हैं, सोचते हैं खराब ना हो जाए, तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड लाइट। फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी लिखना है यहाँ पे, एंड मशीनरी, मशीनरी। और ऑफिस की जितनी भी एसेट्स है उनका भी, ठीक है, डेप्रिसिएशन। जो भी पावर यूज़ हो रही है, जो भी लाइट्स यूज़ हो रही है, जो भी हीटिंग्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जो भी रिपेयरिंग्स हो रही हैं, जो भी टेलीफोन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ईटीसी ईटीसी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे, फिर हम समरी बनाएंगे। नोट, यहाँ लिखेंगे आप ओवरहेड। व्हाट इज ओवरहेड? आपका चैप्टर है ओवरहेड प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी डेफिनेशन सीख रहे हैं। द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट
expenses is termed as overhead. आपने क्या सीखा कि अगर हम सम करेंगे किसका सर, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, यानी डायरेक्ट का अगर हम सम करते हैं तो वो होता है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट का अगर सम करते हैं तो वो कहते हैं ओवरहेड. ओके, अब मैं आपके लिए एक समरी बना देता हूँ. लेट्स समराइज. अब जितना भी हमने पूरी आज की क्लास में पढ़ा उसको हम सिंपल वे में समराइज करेंगे. देखिए, हमने पढ़ा एक होता है आपका मटेरियल, हमने पढ़ा एक होता है आपका लेबर, हमने पढ़ा एक होता है आपका एक्सपेंसेस. ओके, फिर इसके आगे हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल की भी दो वैरायटी होती है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. लेबर में भी दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस में भी दो होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पे कि जितने भी डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, रुकिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो जितने भी खर्चे आपके डायरेक्ट हैं वो कहते हैं हम उन्हें प्राइम कॉस्ट. ये मैंने आपको नोट लिखवाया था. अब इसी के साथ हल्का सा पॉइंट ऐड ऑन होगा, जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड. ओवरहेड, या दिस इज द चार्ट आई वांट टू शेयर विथ यू. तो मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही, हमने जितना भी पढ़ा तो आई होप आप लोग नोट्स बना लेंगे. सबसे पहले गणपति जी को थैंक यू. हे विघ्नहर्ता गणेश, आपने हमारे सारे विघ्नों को हरा. लेक्चर्स के दौरान हमारा फोकस बनाए रखा, हमें बुद्धि दी ताकि हम जो भी पढ़े हम सीख पाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हे सरस्वती माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताकि हमने हमारा ज्ञान बढ़ाया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें नॉलेजेबल पर्सन बनाया, और हमने जो भी सीखा हम उसे लाइफ में अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. और हाँ, आप मुझे भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं थैंक्स बोल के कमेंट में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. और कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड या टेस्ट रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं 9357194004 पे. अपना ख्याल रखिएगा. कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा रहा. मुझे मालूम है हो सकता है आपने पहले से पढ़ा हो, लेकिन इतना प्यार से पढ़ा था, वो रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा. अपना कमेंट जरूर कीजिएगा. मैं आप सबको अपनी प्रेयर के बाद गॉड ब्लेस यू बोलूँगा ताकि आप सभी रैंक होल्डर बन पाएँ, आप सभी लोग 90+ एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.